हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविलॉजी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे। बिल्डिंग मटेरियल में हम क्या पढ़ रहे थे? सीमेंट, है ना। आप लोग यदि लास्ट वाली क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अपन कहाँ पर थे, है ना। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन कर लिया था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के फंक्शंस देख लिए थे। आज हमको जो स्टार्ट करना था, आज हमको क्या स्टार्ट करना था? क्लिंकरिंग कंपाउंड। क्लिंकरिंग कंपाउंड, क्लिंकरिंग कंपाउंड, ठीक है। और सीमेंट जब मैंने बताया तो उस टाइम में बताया था कि क्लिंकर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से सीमेंट मटेरियल। कौन सा मटेरियल? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल का हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। और रॉ मटेरियल का कैल्सिनेशन करने से हमको क्या मिलता है? क्लिंकर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लिंकर्स मिलते हैं। क्लिंकर्स क्या होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना। अब हमको पढ़ना था हमारा जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? क्लिंकरिंग कंपाउंड। क्लिंकरिंग कंपाउंड होते क्या है? तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल का कैल्सिनेशन किया तो आपको क्लिंकर्स मिल गए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका आर्जिलिशियस मटेरियल, आर्जिलिशियस मटेरियल, और एक होता है आपका कैल्केरियस मटेरियल, है ना। दो तरीके के रॉ मटेरियल हमने देखे थे। एक तो आपका होता है आर्जिलिशियस मटेरियल, एक होता है कैल्केरियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल क्या होता है? जिसमें आपका क्ले का कंटेंट ज्यादा हो, क्ले ज्यादा मात्रा में हो, क्ले आपका ज्यादा मात्रा में हो, उसको क्या बोलेंगे हम? आर्जिलिशियस मटेरियल बोलेंगे। कैल्केरियस मटेरियल जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में हो, है ना। अच्छा, इसके साथ में ये भी लिख सकता हूँ हमारा SiO2 का कंटेंट अच्छा हो, है ना। उसका आयरन ऑक्साइड का कंटेंट अच्छा हो, आयरन सल्फेट अच्छी मात्रा में हो। तो ये सारी चीज यदि डोमिनेंट में है तो कौन सा मेटल हो जाएगा? हमारा आर्जिलिशियस मटेरियल हो जाएगा। यदि कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट ज्यादा तो कौन सा मटेरियल हो जाएगा? हमारा कैल्केरियस मटेरियल हो जाएगा। अब यदि मैं इसका एग्जांपल लिखूं आर्जिलिशियस मटेरियल का, तो इसके एग्जांपल में क्या चीजें आती हैं? जैसे हमारा हो जाता है सेल, हमारा आ जाता है मर्ग, ठीक है। यदि मैं मर्ग की बात करता हूँ तो ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। एक प्रकार का मर्ग स्टोन होता है, या इसको मैं लिख सकता हूँ मार्ग स्टोन। ये किससे मिलकर बना होता है? किस मिनरल से मिलकर बना होता है? तो ये जो मिलकर बना होता है ये बना होता है एरागोनाइट, डोलोमाइट और सिडेराइट, ठीक है। ये तीनों मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मर्ग स्टोन बनाते हैं। और इसमें भी हमारा क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ये एग्जांपल है हमारे आर्जिलिशियस मेटल के। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कार्बोनेटेड, कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट जिसमें ज्यादा हो, तो इसमें एग्जांपल में क्या होते हैं? इसके एग्जांपल में आपका हो सकता है जैसे हमारा हो गया चॉक, जैसे हमारा हो गया चॉक, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है लाइमस्टोन। नेक्स्ट हमारा हो जाता है लाइमस्टोन, और होता है एक और मरीन सेल, ठीक है। ये चीज समझ में? तो हमने क्या देखा? रॉ मटेरियल हमारे दो प्रकार के होते हैं, आर्जिलिशियस, कैल्केरियस। इसके एग्जांपल में ये सारी चीजें होती हैं, इसके एग्जांपल में ये सारी चीजें होती हैं। मैंने रॉ मटेरियल बताते टाइम पे एक चीज बताई थी कि रॉ मटेरियल में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? हमने इंग्रेडिएंट्स कल पढ़े हुए थे, इंग्रेडिएंट्स हमने कल पढ़े हुए थे। तो वो सारे के सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे आपको, जिसका मैंने कोड ही बताया था, मैं डायरेक्ट सिर्फ कोड लिखूंगा, आपको वो नाम याद होंगे। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट इन रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं, इन आर्जिलिशियस और कैल्केरियस मटेरियल में पाए जाते हैं। यदि मैं इस इंग्रेडिएंट की बात करूं
तो ये जो इंग्रेडिएंट है हमारे इसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूँ हमारा लाइम हो गया, जैसे मैं बात करता हूँ लाइम का कंटेंट मतलब कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा, वो किस पे आ जाएगा, कैल्केरियस मटेरियल पे आ जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ एल्यूमिना आपका, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, है ना, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्जिलिशियस मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो इन आर्जिलिशियस और कैल्केरियस मटेरियल पे ही इंक्लूड होते हैं। तो जब आप आर्जिलिशियस मटेरियल को और कैल्केरियस मटेरियल को आप सही प्रोपोर्शन में लेते हैं, यदि मैं बात करूं प्रोपोर्शन इसका क्या लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो आप आर्जिलिशियस का 1 पार्ट ले लो और कैल्केरियस का आप 3 पार्ट ले लो, है ना। आर्जिलिशियस का आप 1 पार्ट ले लो और कैल्केरियस का आप 3 पार्ट ले लो और उसको क्या कर दो, मिक्स कर दो, है ना, और ग्राइंडिंग करके 25 mm का साइज बना के इसको आपने क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया और फिर उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन करने पे जो चीज हमको मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, क्लिंकर्स मिलने वाले हैं। अब ये यहाँ पर जब ये रॉ मटेरियल था तो यहाँ पर तो इन सारी चीजों में इंग्रेडिएंट्स आपके ये मौजूद थे, ठीक है। अब जब आपने इनको मिक्स कर दिया और फिर बाद में इसका कैल्सिनेशन किया तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स, अब ये इंग्रेडिएंट्स सेपरेट नहीं बचे हुए हैं आपके, अब यहाँ पर आपके वो मिक्स हो गए हैं और वो जो कंपाउंड बनाएंगे, ये जो क्लिंकर के साथ ये जो कंपाउंड बना रहे हैं, ये जो कंपाउंड मिला आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिंकरिंग कंपाउंड बोलते हैं। अब इस पे आपकी इंग्रेडिएंट की क्वालिटी नहीं है, अब इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, वो बना लेंगे आपके क्या, क्लिंकरिंग कंपाउंड। समझ में आया, क्लिंकरिंग कंपाउंड। अब क्लिंकरिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैंने क्या बता दिया आपको, समझ में आया ना, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे हमारे क्लिंकरिंग कंपाउंड होते कौन कौन से हैं। क्लिंकरिंग कंपाउंड या इसी को हम बोल देते हैं बॉक्स कंपाउंड, ठीक है, क्लिंकरिंग कंपाउंड या बॉक्स कंपाउंड। अब सीमेंट की जो सारी की सारी क्वालिटी है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड होगी, है ना, क्योंकि क्लिंकरिंग के बाद आपने क्या किया था, उसका पुल्वराइजेशन कर दिया था, उसको ग्राइंड कर दिया था, तो डस्ट के फॉर्म में आपको क्या मिल गई थी, सीमेंट मिल गई थी। तो अब जो सीमेंट की जो अलग अलग टाइप की सीमेंट आती है वो इस बुक कंपाउंड पे ही डिपेंड करती है। तो ये बुक कंपाउंड कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है C3S, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला भी एग्जाम पे आ जाता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, 3CaOSiO2, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एलाइट। क्या बोलते हैं, एलाइट। इसका जो परसेंटेज होता है, ये सारा का सारा जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का बता रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। इसका जो परसेंटेज होता है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वो कितना होता है आपका, 25% से 50% के बीच, है ना। यदि मैं एवरेज बात करूं, एवरेज कितना होता है, तो एवरेज हमारा होता है 40%। कितना होता है एवरेज, 40%। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं हमारा, तो नेक्स्ट हमारा होता है C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। यदि मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाई मतलब 2 CaOSiO2। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बेलाइट। किस नाम से जानते हैं, बेलाइट। इसका यदि मैं परसेंटेज की बात करूं कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 25% से 40%, ठीक है। एवरेज यदि मैं बात करूं, एवरेज कितना होता है, तो एवरेज ये 32% के अराउंड होता है, ओके। नेक्स्ट बुक कंपाउंड है हमारा जो बनता है, क्लिंकरिंग कंपाउंड है हमारा जो बनता है वो होता है आपका C3A। अब यहाँ पर क्या आ गया, A मतलब एल्यूमिना आ गया। तो एल्यूमिना की प्रॉपर्टी कल हमने देखी थी, कल हमने C मतलब कैल्शियम लिखा, कैल्शियम मतलब हमने लाइम की प्रॉपर्टी भी देखी थी, और सिलिकेट लिखा मतलब हमने सिलिका की प्रॉपर्टी देखी थी। इन सारी प्रॉपर्टी को मिक्स करेंगे और एक कंपाउंड जो बन के आया उनके बारे में हमको पढ़ना। अब यहाँ पर मैंने लिखा C3A मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यदि इसके परसेंटेज की बात करता हूँ मैं, तो इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 5% से 11%, 5% से 11%। यदि एवरेज बात करो कितना पाया जाता है ये ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट में, तो 10.5%। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करता हूँ, तो नेक्स्ट जो आपका पाया जाता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, C4AF। C4AF क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा एल्यूमिनो फेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। ठीक है। C4 है ना, मतलब टेट्रा, और फिर C है मतलब कैल्शियम, A है मतलब एल्यूमिनो, F है मतलब फेरेट। ठीक है। इसके यदि मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, तो इसका जो परसेंटेज पाया जाता है कितना परसेंट होगा, 8% टू 14%। एवरेज यदि मैं बात करूँ कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 9%। इसको हम C3A की यदि बात करते हैं, तो C3A को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका जो नाम होता है वो आपका होता है सेलाइट। ठीक है। यदि मैं इसका केमिकल फार्मूला लिखना चाहूँ, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 मतलब ट्राई CaO। ठीक है। और एल्यूमिनेट मतलब Al2O3। ठीक है। ये हो जाएगा इसका केमिकल नेम। यदि मैं इसका केमिकल नेम लिखना चाहूँ, अच्छा इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको नाम से जानते हैं फेलाइट के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम, फेलाइट के नाम से। एग्जाम पे आता है एलाइट क्या होता है, बेलाइट क्या होता है, सेलाइट क्या होता है, सेलाइट क्या होता है और फेलाइट क्या होता है ना, या फेराइट भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा नाम है इसका फेराइट, फेलाइट भी बोल सकते हैं, फेराइट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसका यदि मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं, तो क्या हो जाएगा, 4Ca Al2, और फेरेट है मतलब क्या हो जाएगा, Fe2O3। ठीक है। Fe2O3, इसका परसेंटेज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब हम इनके बारे में, जब हमारा क्लिंकर जब बना तो उसके साथ जो कंपाउंड बने, इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई, अब वो इस चीज में कन्वर्ट हो गया। अब हमको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और ये सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेसिस पर ही सीमेंट अलग अलग प्रकार की आती हैं। इसका कंटेंट ज्यादा कर दो, इसका कंटेंट कम कर दो, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, तो आपकी नए नए प्रकार की सीमेंट बनती है ना। समझ में आया। अच्छा तो इसको रब कर रहा हूं। इनको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं एक टर्म डिस्कस कर लेता हूं, जो है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या टर्म है हमारी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हमको पता है क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब सीमेंट में आपने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। सीमेंट में हमने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, तो हमारी एक रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन की रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हीट आपकी प्रोड्यूस हुई इसको क्या बोलेंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। क्या बताया मैंने, सीमेंट में मैंने वाटर को ऐड किया, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस हाइड्रेशन के रिएक्शन पे आपका जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक टर्म और है आपकी, रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट वर्ड आ गया, मतलब इसको किससे जोड़ना है हमको, टाइम के साथ। तो कौन सी रिएक्शन कितनी तेजी से होती है, कितनी जल्दी होती है, कौन रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है, या कौन सा कंपाउंड ऐड करने में हाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, या किस कंपाउंड में आपका हाइड्रेशन लेट होता है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है या टाइम कम लगता है, उसी पर डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन, है ना। दो चीज समझ में आ गई। मैं बात कर लेता हूँ कि किस कंपाउंड में कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। यदि मैं बात करता हूँ, ये चीज समझ में आ गई ना। हीट ऑफ
हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के टर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ, हमारे पास 4 कंपाउंड थे, कौन कौन से क्लिंकरिंग कंपाउंड थे या वो कंपाउंड थे हमारे पास, C3S, C2S, C4A, C4AF, इन्हीं के बारे में हमने बात की थी, है ना। अब हमको बताना है सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन एल्यूमिना के बारे में बताया था, करने की प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिना के पास, है ना। तो आपका जो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसका होता है, C3A का, ठीक है। उससे कम किसका होता है, C2, C3S का। क्या लिखा मैंने, C3A, उससे कम किसका होता है, C3S का। उससे कम किसका होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन यदि बात करते हैं हमारा, तो C4AF का। इसका C3A, C3S, C4AF, और सबसे कम जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है हमारा C2S का, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इसकी वैल्यू की बात कर लूं, तो यदि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू की यदि मैं बात करता हूं तो कितना कितना होता है, C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, तो सबसे ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेट 865, है ना, जूल पर ग्राम। एनर्जी है, हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी यूनिट क्या आएगी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की यूनिट क्या होती है ना। तो 865 जूल पर ग्राम। इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कितना होता है आपका 500 जूल पर ग्राम, ठीक है। यदि मैं C4AF की बात करता हूँ तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है आपका 400 जूल पर ग्राम। C2S सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी, सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है ये, तो रिएक्शन करने में भी टाइम ज्यादा लेता है ना। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो अप्रोक्सीमेट 262 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो टर्म लिखा है गौर करना है, इसमें मैंने लिखा हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, C3A, और सबसे कम कौन करता है, C2S। अब मैं बात करता हूँ आपकी रेट ऑफ हाइड्रेशन की, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है, सबसे जल्दी हाइड्रेट कौन होता है, तो यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे जल्दी जो रेट ऑफ हाइड्रेशन जिसका सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है, C4AF का। C4AF का सबसे खराब कंपाउंड है, सबसे खराब प्रॉपर्टी है इसकी, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, हार्मफुल होता है सीमेंट के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ इससे कम किसका होता है, तो हम बोल सकते हैं इससे कम होता है C3A का, इससे कम होता है आपका C3S का, और इससे कम जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसका होता है, C2S का। ये एग्जाम पे आते हैं, इनको याद करना है आपको, ठीक है। वैसे आप यदि पूरा लेक्चर देखते हैं आपको खुद ही याद हो जाएगा जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ तक की चीज समझ में, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है ना, रिएक्शन करने का जो टाइम, ठीक है, वही आपका क्या कहला जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन। किसकी रिएक्शन करने का टाइम, सीमेंट और सीमेंट प्लस वाटर की, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं जल योजन की क्रिया, ठीक है। तो आप उसे समझ सकते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट और वाटर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कितने जल्दी रिएक्शन करते हैं या कितने टाइम लगाते हैं रिएक्शन करने में, भाई आपका क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज्यादा किसका, C4AF का। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे चले। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था क्लिंकरिंग कंपाउंड में, सबसे पहले हमको डिटेल में पढ़ना था किसके बारे में, C3S के बारे में। इसका मैं अब नाम मैं बता चुका हूं आपको, है ना। इसका मैं केमिकल फार्मूला लिखता हूँ, क्या है इसका केमिकल फार्मूला, 3CaO, साथ में बोलना मेरे साथ, है ना, SiO2, यही था, है ना। इसका परसेंटेज कितना था, इसका परसेंटेज कितना बताया था, 25% से 50%, है ना। और एवरेज हमने बात की थी तो एवरेज कितना था आपका 40%, ओके। यहाँ तक की चीज क्लियर। अब ये करता क्या है बेसिकली, यदि ये बात करूं इसमें, यदि आप इन दोनों चीज को उठा लो, यदि मैं CaO को ले लूं और SiO2 को ले लूं, तो कैसे लाइम के पास यदि बात करते हो, लाइम की खुद की क्वालिटी क्या होती है कि उसके पास स्ट्रेंथ अच्छी होती है। सिलिका की यदि बात करते हैं, सिलिका की खुद की क्वालिटी कैसी होती है, उसके पास भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो यदि मैं बात करूं कि ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या देंगे, हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ, मैं स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ, सेटिंग नहीं बोल रहा हूँ कि अर्ली सेटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा। सेटिंग अलग है, स्ट्रेंथ अलग है ना। तो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
अच्छा, मैंने अभी बताया था हाइड्रेट होने में कितना समय लगता है इसको, C3H को हाइड्रेट होने में कितना टाइम लगता है, तो 7 डेज हाइड्रेशन विद इन 7 डेज, है ना। आपने जब वाटर को ऐड किया सीमेंट में, उससे C3H को हाइड्रेट होने में अप्रोक्सीमेट 7 डेज लगते हैं। इन 7 डेज में इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ प्रॉपर पूरी तरीके से आ जाती है इस कंपाउंड के कारण, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किससे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, थॉइंग का मतलब जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए। तो यदि ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, तो उस जगह के लिए भी क्या है, ये कंपाउंड क्या करता है, उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और इस चीजों से बचाता है ये, है ना। नेक्स्ट यदि बात करता हूँ हमारा इसका, अभी अपन ने देखा था हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कैसा होता है, यदि मैं बात करता हूँ कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, इस पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं हम, क्या, बेस्ट सीमेंट मटेरियल होता है, बेस्ट सीमेंट कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड, या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेस्ट बुक कंपाउंड कौन सा होता है, बेस्ट क्लिंकरिंग कंपाउंड कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट जो क्लिंकरिंग कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है आपका, C3H, क्योंकि यही है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, यदि आपका C3, क्योंकि मैंने बताया था जैसे ही आपके क्लिंकर है, क्लिंकर के बाद आपको क्या करना है, इसका पुल्वराइजेशन करना है। पुल्वराइजेशन मतलब आपको क्या करना, पीसना है इस क्लिंकर्स को, और जब आप इसको पीसोगे तो आपको डस्ट के फॉर्म में क्या मिल जाएगी, सीमेंट मिल जाएगी, है ना। डस्ट के फॉर्म में आपको सीमेंट मिल जाएगी। तो यदि C3H का कंटेंट अच्छा है तो आसानी से क्या हो जाएगा, जो भी क्लिंकर्स होंगे आसानी से क्या हो जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे, है ना, आसानी से पिस जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये था हमारा C3H के बारे में, ओके। इसको मैं रख कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है C2S। नेक्स्ट हमारा क्या है, C2S मतलब हम बोल सकते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऐसा ही होगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इसका यदि परसेंटेज की बात करूँ, इसका परसेंटेज कितना होता है हमारा, अभी अपन ने देखा था, तो इसका जो परसेंट होता है वो कितना होता है, 25% से लेकर 40% तक। यदि मैं इसके एवरेज की बात करूँ कि एवरेज कितना पाया जाता है ऑर्डिनरी इंपोर्टेंट सीमेंट में, तो अप्रॉक्सीमेट 32% आपका ही पाया जाता है, ठीक। इससे पहले हमने यदि बात की थी C3H में, तो C3H में हमने क्या बात की थी, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पर हमने बात की थी अर्ली स्ट्रेंथ की, C3H में हमने बात की थी अर्ली स्ट्रेंथ की, है ना। यहाँ पर आपका C2S मतलब कैल्शियम और इसकी कंटेंट कम है। पिछले वाले में यदि देखा तो कंटेंट ज़्यादा है, लाइम का भी और सिलिका का भी, है ना, ठीक है। तो ये वाला और देख लेते हैं अपन, अर्ली स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या देता है ये, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी जनरेट करता है ये, तो हमने देखा ना सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है, C2S की। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी थी इसकी, 262 जूल पर ग्राम।
अब यदि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, मतलब इसकी हीट ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये हीट कम प्रोड्यूस कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, 28 डेज तक चलेगी ना। यदि मैं इसकी बात करता हूँ कि हाइड्रेशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, हाइड्रेशन विद इन 28 डेज, है ना। जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कितने दिन में होगी, अप्रोक्सीमेट 28 दिन में होगी। तो 28 दिन के बाद जब C2S का कंटेंट ज्यादा है तो 28 दिन में ये वाला कंपाउंड क्या हो पाएगा, हाइड्रेट हो पाएगा और फिर स्ट्रेंथ दे पाएगा। तो हमको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, फाइनली हमको स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। इससे पहले हमने जो देखा था हमको स्ट्रेंथ कैसे मिल रही थी, C3S में अर्ली स्ट्रेंथ मिल रही थी, हमको 7 दिन में ही स्ट्रेंथ मिल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हमको जो स्ट्रेंथ मिल रही है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल रही है। अच्छा, जब हमारी रिएक्शन 28 डेज में हो रही है तो केमिकल अटैक का खतरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, धीरे 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 प्रोसेस होगी तो केमिकल अटैक का खतरा कम हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लिखेंगे improve resistance against chemical attack, improve resistance against chemical attack। ओके, यहाँ तक चीज क्लियर है। उसके बाद हम बात करें यदि, तो पिछली वाली केस में हमने क्या देखा था, इसमें फ्रीजिंग एंड थॉइंग्स को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है C2S, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उस फ्रीजिंग एंड थॉइंग से क्या बचा नहीं पाएगा, है ना। तो इसका जो यदि मैं बात करता हूँ डिक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इससे फ्रीजिंग एंड थॉइंग से, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक, यहाँ तक की चीज क्लियर। अच्छा, एक चीज और, यदि मैं क्या करूं, किसी सीमेंट में मैंने C3S का कंटेंट कम कर दिया और C2S का कंटेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। C3S का कंटेंट मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, C2S का कंटेंट बढ़ा दिया, तो C3S के कारण क्या मिलती है, अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है ना, अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन यदि बात करूं मैंने C3S को कम कर दिया, C2S को कम कर दिया, तो फाइनल जो इफेक्ट दिखेगा हमको अर्ली स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी उसमें, फाइनली जो हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा उस सीमेंट में वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी। क्या मिलेगी हमको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ना कि हमको अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक, यहाँ तक की चीज क्लियर है। तो मैंने इस पे क्या क्या चीज बता दी आपको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सबसे IMP पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाइड्रेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है आपका, 28 डेज में। कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है आपका, तो 262 जूल पर ग्राम। फ्रीजिंग एंड थॉइंग से क्या करता है, ये डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ जो फाइनल इफेक्ट देखने को मिलता है किसका मिलता है हमको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का देखने को मिलता है। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई आपकी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है क्या, वो है हमारा, क्या था हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, C3A। C3A, तो इसका यदि हम फॉर्मूला लिखता हूँ तो 3CaO Al2O3। ठीक है, इसका कितना परसेंटेज था हमारे पास, इसका परसेंटेज था 5 to 11%। और एवरेज यदि मैं बात करता हूँ तो एवरेज कितना परसेंटेज था ये हमारा, ये अप्रोक्सीमेट था 10.5%। यहाँ तक की चीज क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, एल्यूमिना आ गया। एल्यूमिना आ गया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, इस पर हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होगी। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछ ले कि किस कंपाउंड के पास हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, ऐसा कौन सा वो कंपाउंड है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, तो कौन सा होता है, C3A। कितनी होती है वैल्यू यदि आगे तो 862 जूल पर ग्राम। ठीक है, उसके बाद यदि बात करता हूँ इसके हाइड्रेशन में कितना टाइम लगता है, तो हाइड्रेशन में कितना टाइम लगता है, हाइड्रेशन विद इन 24 आवर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है आपकी 24 आवर में कंप्लीट हो रही है, तो केमिकल अटैक का खतरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। केमिकल अटैक का खतरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोन टू केमिकल अटैक, प्रोन टू केमिकल अटैक। अच्छा, C3A रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, C3A किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब 24 घंटे में आपका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ वो बहुत आई है, क्विक सेटिंग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेटिंग, ना कि स्ट्रेंथ। मैंने C3S में बात की थी तो वहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ की बात की थी,
यहाँ पर मैं क्विक सेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉल्यूम चेंजेस के लिए, वॉल्यूम चेंजेस के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंजेस का मतलब क्या है, या तो एक्सपांड होगी या तो श्रिंक होगी, श्रिंक करेगी या तो एक्सपांड होगी, ठीक है। अच्छा, C3A मतलब हमारा क्या है, यदि C3A का कंपाउंड ज्यादा है, C3A का कंपाउंड ज्यादा तो ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है और एक कंपाउंड बनाती है कैल्शियम एल्यूमिनो सल्फेट, जो कि हमारा क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, हमारे कंक्रीट को या सीमेंट को धीरे धीरे क्या कर देता है, डिटोरिएट कर देता है। मतलब धीरे धीरे करके वो क्या होने लगती है, सीमेंट वहां से गिरने लगती है, इस तरीके से मतलब क्षरण होने लगता है, बोल सकते हैं अपन, है ना, डिटोरिएट होने लगती है, धीरे धीरे गिरने लगती है। ओके, ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना। क्विक सेटिंग IMPS पर। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, लास्ट कंपाउंड जो हमारा, वो है हमारा C4AF। C4AF ये क्या होता है, इसके कारण होता है, इसके केमिकल फॉर्मूला आपको मैं बता चुका, कितना परसेंटेज पाया जाता है ये आपका, ये पाया जाता है आपका 8 to 14%, 8 to 14%। और यदि एवरेज बात करूँ तो एवरेज कितना पाया जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है हमारा 9%। कितना पाया जाता है, ये 9%। अच्छा, इसके लिए बात करता हूँ तो ये सबसे, ये तो हमारा मतलब जब ये 3 कंपाउंड बनते हैं तो ऑटोमेटिक ये कंपाउंड आपका बन जाता है ना। तो ये क्या होता है, फर्स्ट सीमेंट कंपाउंड, फर्स्ट सीमेंट कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद यदि बात करता हूँ इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है, 400 जूल पर ग्राम। उसके बाद यदि बात करता हूँ तो ये भी क्या करता है, हाइड्रेशन में कितना टाइम लेता है, हाइड्रेशन विद इन 24 आवर। उसमें भी आपका 24 घंटा लग रहा था और इसमें भी आपका कितना टाइम लग रहा है, आपका 24 घंटा, मतलब बोल सकते हैं एक दिन लग रहा है आपका हाइड्रेट होने में। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आपका, तो एक पॉइंट और है, ये भी आपका क्या देता है, फ्लैश सेट या क्विक सेटिंग, फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। फ्लैश सेट या क्विक सेटिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी चीज में मिट्टी का तेल डालते हैं या पेट्रोल के सामने आप थोड़ी सी चिंगारी देते हैं तो थोड़ी सा जलता है, तुरंत जलता है और उसके बाद बुझ जाता है ना, मतलब वो फ्लैश सेट हो रहा है। उसके अपेक्षा यदि आप क्या करें, आप लकड़ी को जो है, तो लकड़ी एक बार जलती तो आसानी से नहीं बुझती है ना, तो ये जो है फ्लैश सेटिंग का काम करता है, मतलब तुरंत जलता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे कंपाउंड थे और इन्हीं कंपाउंड के हिसाब से ही आपको क्या करना है, इन्हीं को बढ़ाना है और घटाना है और वेरियस टाइप की सीमेंट बनानी है, ठीक है, समझ में आया। जैसे यदि मैं बात करता हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मास कंक्रीट के लिए, मास कंक्रीट के लिए या मास स्ट्रक्चर के लिए, मास स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कंपाउंड हमको ज्यादा यूज करना चाहिए या किस कंपाउंड को हमको कम रखना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि कोल्ड वेदर में, कोल्ड वेदर में किस प्रकार का कंपाउंड को आपको ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए। तो यदि ये बात करता हूँ आपका मास कंक्रीट, मास कंक्रीट जैसे आपका डैम हो गया, ब्रिज हो गया, तो ऐसी जगह में यदि बात करूंगा उन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हैवी स्ट्रक्चर है आपकी, हैवी स्ट्रक्चर है, हीट करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन उनके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हम ऐसी सीमेंट का यूज करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसा हो, कम हो, तो वहां पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, C2S, क्योंकि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है कम है, तो हम ऐसी का मतलब ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे, C3S के कंपाउंड को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब आप C2S के कंपाउंड को ज्यादा कर दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी और उसमें क्रैकिंग नहीं आएगी, है ना। लेकिन यदि आपने इसका जस्ट अपोजिट C3S को सपोज दैट आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एक तो उसके अंदर वैसे ही हीट हो रही है और हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में C2S का यूज करना है ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या रहे, हमारी कम रहे। कोल्ड वेदर जगह में, कोल्ड वेदर में आपको क्या करना है, किस प्रकार के कंपाउंड को आपको यूज ज्यादा मात्रा में यूज करना है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जैसे हमारा C3S है, C3S में बोल सकते हैं, तो आपकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कोल्ड वेदर में कैसे चाहिए, आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको ज्यादा चाहिए ताकि आपकी जल्दी सेट हो पाए, जल्दी स्ट्रेंथ मिल पाए, तो हम वहां पर क्या करेंगे, C3S का कंटेंट क्या है, बढ़ा देंगे और C2S का कंटेंट क्या कर देंगे, वहां पर
कम कर देंगे। तो हम इस जगह पे इस तरीके से क्वेश्चन आपका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन को, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। आपका लेक्चर जो है आपका ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और यदि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी है तो। ओके, थैंक यू।